नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। आज बड़ी सौगात सीएम देने वाले हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात होगी। आज हितग्राहियों को 15.72 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक हो चुका है। साथ ही साथ अभी कुछ और राशि ट्रांसफर की जानी है खातों में, 526 करोड़ रुपए का भुगतान। और आपको ये बताएं कि हितग्राहियों को आज 15 करोड़ 72 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए जारी किए जाएंगे। गोधन न्याय योजना की एक किस्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आज भी जारी की जानी है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आज भी सौगातों भरा दिन रहेगा। गोधन न्याय योजना जिसने छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाई है, किसानों के लिए लगातार लाभकारी साबित हो रही है योजना। गोबर खरीदी को भी लगातार मुख्यमंत्री बढ़ावा देते आ रहे हैं, जिससे सशक्त हो सकें जमीनी स्तर पर लोग, और इसी के तहत आज भी राशि ट्रांसफर की जानी है। हितग्राहियों को 15 करोड़ 72 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। अब तक आपको बता दें कि 526 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को एक और बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आज मिलने वाली है। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही है, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, लगातार ये योजना छत्तीसगढ़ को तो पहचान दिला ही रही है, साथ ही जमीनी स्तर पर लोगों को भी मजबूत करे। आज भी सौगातों भरा दिन। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की जो गोधन न्याय योजना है उसकी तारीफ केंद्र सरकार भी कर चुकी है और इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो है वो योजना शुरू की है। तो गोधन न्याय योजना को लेकर, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना हुई है। न केवल इस योजना के जरिए जो है वो राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की स्थिति सुधरी है, गौपालकों की स्थिति सुधरी है, बल्कि जो महिला स्व सहायता समूह है उनकी भी स्थिति जो है वो मजबूत हुई है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, गौपालकों और जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको राशि अंतरित करते रहे हैं, और आज भी जो है वो राशि अंतरित जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके जरिए जो है वो जो गाय जो सड़कों पर बैठी रहती थी अमूमन, जो है उससे भी एक तरह से कहें कि निजात मिली है। आप याद होगा आपको कि उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव हुए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही बना था। और जब छत्तीसगढ़ जो है कि तमाम जो लीडर्स वहाँ पर प्रचार प्रसार कह रहे थे, वो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो है वो किस तरह से गोधन न्याय योजना के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सका है। गौठान लगातार बनाए गए हैं। तो ये जो योजना है इसको लेकर जो है वो लगातार राज्य सरकार हितग्राहियों को राशि अंतरित कर रही है। आज फिर से एक बार सौगात मिलेगी, और राज्य सरकार का कहना है कि गांव की स्थिति जब मजबूत होती है, किसानों की स्थिति मजबूत होती है, गौपालकों की स्थिति मजबूत होती है, महिलाओं की स्थिति जब मजबूत होती है, गांव में उनको अपने पैर पे खड़ा होने का मौका मिलता है, तो जाहिर तौर पर राज्य की स्थिति भी जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ होती है और रीढ़ भी मजबूत होती है। जी, निश्चित तौर पर तमाम लाभ देती है योजना, जिसके तहत आज भी राशि ट्रांसफर की जानी है। आप बनी रहेगा ममता हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और कई सारी बैठकों का सिलसिला आगे भी चलेगा। पीसीसी चीफ दीपक बैच की अध्यक्षता में एक बैठक सुबह 11 बजे रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे रायपुर ग्रामीण की बैठक लेंगे और शाम 4:30 बजे रायपुर की अलग अलग कमेटियों की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर कुल मिलाकर मंथन होना, और उसके लिए सिलसिलेवार 3 बैठकें दीपक बैच की तरफ से बुलाई जा रही है। सहयोगी ममता लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न सिर्फ कांग्रेस अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, बल्कि अब दीपक बैच की भी अध्यक्षता और उन्हीं के साथ रायपुर को लेकर मंथन। ममता, देखिए दीपक बैच पीसीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले मोहन मरकाम लगातार कमान संभाले हुए थे, और अध्यक्ष बनने के बाद वो लगातार बैठकें ले रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे और जिला कांग्रेस भवन में लेंगे। अमूमन जो बैठकें होती है वो राजीव भवन में होती थी, लेकिन आज गांधी मैदान में जो जिला कांग्रेस कमेटी का भवन है वहाँ पर बैठकें लेंगे। और जाहिर तौर पर ये नई कवायद की तरह भी देखा जा सकता है। चुनाव सामने है। पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर अभी तक वो जो है वो बस्तर के सांसद थे, लेकिन अब पीसीसी अध्यक्ष तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। तो नए तरीके से किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाए, उन रणनीति बनाई जाए। आने वाले समय में जिला स्तर पर किस तरह की रणनीति होगी, ब्लॉक स्तर पर किस तरह की रणनीति होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर जब भी कोई नई जिम्मेदारी लेता है वो चाहता है कि उसकी टीम में जो है उसके अपने चेहरे हो। तो जाहिर तौर पर यह कवायद भी जो है इस बैठक के साथ देखी जा सकती है। समय काफ़ी कम रह गया है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं वो लगातार चुनावी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस जो है वो अलग अलग तरीके से लगातार बैठकें ले रही है
और कुमारी शैलजा भी लगातार आ रही है। तो दीपक बैज जो है संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, और जो पहले एक बात आती थी कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल में थोड़ी सी खटपट नज़र आ रही है, तो ये खटपट जो है वो आने वाले समय में ना हो, और इसको लेकर खासतौर पे अगर हम बात करें तो टिप्स दी जाएगी। जी, निश्चित तौर पर देखना होगा कि उनकी अध्यक्षता के बाद कौन सी अच्छी बातें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से अगली बड़ी खबर। जानलेवा मलेरिया का कहर लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। मलेरिया से 18 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है। छात्र की झाड़ फूंक से इलाज करा रहे थे परिजन, और इसी के चलते जान जाना सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहीं ना कहीं पहल की गई। सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन जब हालात बिगड़े तो सिम्स में भर्ती करवाना सामने आया, लेकिन उससे पहले ही छात्र की मौत हो चुकी थी, ये डॉक्टर की तरफ से कहा गया है। बीच रास्ते ही इस छात्र ने दम तोड़ दिया था। कोटा ब्लॉक के कुड़दूर गांव का ये पूरा मामला है। बिलासपुर से खबर, मलेरिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन टोने टोटके का सहारा लेना एक छात्र की जान पर किस तरह से भारी पड़ गया, ये भी आप समझिए। जागरूकता की कमी के चलते इस व्यक्ति की मौत हुई। मलेरिया से 18 वर्षीय छात्र की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जब तक पहल की गई तब तक हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने पर सिम्स में भर्ती करवाया गया था छात्र को, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। दुर्ग की अब चर्चा करेंगे, जहां पर तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए हैं। अब डेंगू के 21 मरीज कुल हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। छिड़काव दवाओं का लगातार चल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। तो बिलासपुर में आपने देखा कि किस तरह से मलेरिया का कहर बरप रहा है, और दूसरी तरफ अगर दुर्ग की बात करते हैं तो यहां पर डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। सीआरपीएफ का जवान भी डेंगू पीड़ित पाया गया। इसके बाद लगातार तेजी से आंकड़ों में बढ़ोतरी। 21 लोग अभी तक डेंगू पीड़ित सामने आ चुके हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर जल जमाव की स्थिति है, दवाइयों का छिड़काव लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करवाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू का कहर इसी क्षेत्र में बढ़ता हुआ। तो नगर निगम भी इससे लेकर अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। लोगों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। 21 मरीज अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं। सीआईएसएफ का जवान भी यहां पर डेंगू पीड़ित हुआ, और उसके बाद से ही ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता है। दुर्ग जिले की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है, और इसी बीच बीमारियां भी लगातार पनपती हुई। अंबिकापुर की अब चर्चा करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजस्व विभाग की टीम ग्राम बेलदगी पहुंची। फसल को हुई नुकसान का आकलन किया गया है। अधूरे नहर निर्माण से खेत में पानी घुस गया था। 30 एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मुआवजे की पहल अब इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि राजस्व विभाग की टीम बेलदगी गांव पहुंची और नुकसान का आकलन किया है। अधूरे नहर निर्माण के चलते खेत में किस तरह से पानी घुस गया था, तस्वीरें आप देखिए। खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी किसान की, और न्यूज 18 के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद राजस्व विभाग में भी हड़कंप मचा, और अब कहीं ना कहीं मुआवजे की ओर पहल की जा रही है। खेत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और उससे पहले भी न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रहा था। उसके बाद प्रशासनिक अमले की तरफ से भी चौकसी बढ़ाई गई। यहाँ पर टीम भी पहुंची आकलन करने के लिए, और अब ये माना जा सकता है कि मुआवजा भी किसानों को जल्द से जल्द मिल पाएगा। रायपुर से अगली बड़ी खबर, अमृत भारत स्टेशन योजना की आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल मेगा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। स्टेशन की देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होना है। 24,470 करोड़ रुपए की लागत से योजना का शुभारंभ होना है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बात इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग सहित एसईसीआर के 9 स्टेशन इसमें शामिल हैं। संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होंगे सभी नए स्टेशन। पार्किंग, फुटओवर ब्रिज, सोलर पैनल जैसी सुविधाओं का भी निर्माण यहां पर करवाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी कल का दिन बेहद ही खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सौगात है इस श्रृंखला में छत्तीसगढ़ के भी 9 स्टेशन शामिल हैं। कायाकल्प की आधारशिला कल प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे। 24,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से योजना का शुभारंभ होगा। रायपुर से अगली बड़ी खबर, नर्सिंग स्टाफ का सांकेतिक प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन की स्थिति। वेतन विसंगति की मांग है, नर्सिंग भत्ता, साथ ही साथ नियमितीकरण की मांग लगातार चलती आ रही है। प्रमुख मांगे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन होगा। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, ऐसी भी रणनीति। और छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का भी आज 5वां दिन है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आरती और धूप दीप के साथ प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स और अभी भी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से बातचीत की कोई भी पहल नहीं हुई है। इसी वजह से नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं। सेवाएं भी बंद रखी हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 अगस्त से हड़ताल चल रही है, 5वां दिन इस हड़ताल का। और रायपुर महापौर के खिलाफ भाजपा पार्षद आज से हुंकार भरने वाले हैं। भाजपा पार्षद आज से महापौर के पोल खोल अभियान में शामिल होंगे और आपको बताएं कि उनकी तरफ से रायपुर में जयस्तंभ चौक से अभियान की शुरुआत होगी। निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि महापौर ने 3 सालों से कोई काम नहीं किया और उसी के चलते विरोध लगातार किया जा रहा है। और इसी के तहत हम देख रहे हैं कि लगातार भाजपा पार्षद अलग अलग जिलों में इसी तरह से महापौरों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पार्षद दल की ओर से स्वागत है। आपको बताएं कि रायपुर महापौर के खिलाफ भाजपा पार्षदों का आज से प्रदर्शन का कार्यक्रम, पोल खोल अभियान जो राज्य के स्तर पर भी हुई। गौठानों की पोल खोलने के लिए यहां पर पहुंचते थे और उसके बाद अब आप देखिए कि जिले स्तर पर भी इसी तरह की पहल भाजपा की तरफ से। महापौर पर यह आरोप के 3 सालों में कोई काम नहीं किया और उसी को लेकर प्रदर्शन की तैयारी है। जो सड़कों में गड्ढे हैं उसके संबंध में कोरिया से अगली बड़ी खबर है, जहां अधिकारी का रिश्वत लेते एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने खुद कार्रवाई की। जिला खाद्य अधिकारी को निलंबित कर दिया है। पेट्रोल पंप संचालक से रिश्वत लेते हुए अधिकारी का ये वीडियो, तस्वीरें आप देखिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल होता हुआ रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं जिला खाद्य अधिकारी और इसी के चलते फौरन संज्ञान में आते ही मामले को लेकर कलेक्टर की तरफ से कार्रवाई हुई। और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए ये एक बड़ा दिन है। इन 4 सालों में कश्मीरी पंडितों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं, आइए समझते हैं। पाँच अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए ये बड़ा दिन था। इसी दिन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 हटा दी गई थी। अपने ही देश में विस्थापित बनकर रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए ये जश्न का दिन था। उन्हें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आने के बाद उनकी सभी समस्याओं का हल निकलेगा। धारा 370 हटाए जाने के बाद 4 साल बीत चुके हैं। कश्मीरी पंडित खुश हैं। केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकारें उनकी उम्मीदों, अपेक्षाओं को पूरा कर रही हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। कश्मीरी पंडितों को भरोसा है कि इस कदम से कश्मीरी पंडित राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे। जो भी सेंटर में स्कीमें होती थी, कुछ भी होता था, यहाँ पर पहले इसमें 370 से पहले इसमें एनवायरमेंटल डायरेक्टर सेंटर की नहीं होती थी। आजकल पूरे सेंटर की डेवलपमेंट होती थी। जैसे कि अभी रिजर्वेशन का प्रावधान रखा उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए है 2 सीटें, क्योंकि इससे पहले
जब उनने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, उसका टीम जो उसकी अध्यक्षता रंजना देसाई जी जो कर रही थी, वो उन्होंने बहुत से दौरे किए हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ हर किसी तबके से वो मिली, चाहे वो कश्मीर का दूर दराज पहाड़ी इलाका था, गुजर बकरवाल है, कश्मीरी पंडित है, सब समुदायों से मिले हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कश्मीरी पंडितों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आई है। सभी 6000 पदों पर नियुक्तियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही इनके रहने के लिए ट्रांजिट कैंप्स में कई घर भी बनाए गए हैं। कश्मीरी पंडित खुश हैं कि सरकार ने दुनिया भर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए हैं। कश्मीरी पंडितों को अब केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों के लिए जो काम किए हैं वो है, जब प्राइम मिनिस्टर पैकेज के 6000 उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जो सैंक्शन किए थे हमारे पोस्ट कश्मीर के लिए, उसमें से उस गवर्नमेंट ने 1460 लोगों को ही लगाए थे। बाकी जितने बच्चे थे वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने 8 साल रोक दिया था। 8 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब जाके जितने बाकी बच्चे थे 3400 कुछ जो बचे थे, उन्होंने वो अपॉइंटमेंट किए। मेन तो हमारे आइडेंटिटी नहीं थी यहाँ पे, एक तो आइडेंटिटी नहीं थी वहाँ से जो हमारा डोमोसाइल्स, उसके बाद तो 300 दफ़ा ये धारा 370 हटने के बाद डोमोसाइल मेन तो यहाँ पे डोमोसाइल बन गई, जिससे हमारी थोड़ी सी आइडेंटिटी जो उधर इधर गए थे, मतलब जैसे बिखरे हुए थे, जैसे दिल्ली, बम्बई, कैलकाटा, मद्रास, जहाँ मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग थे, उसमें थोड़ा सा एकजुट होने लगा कि हमें पता लग गया इस टाइम के कश्मीरी पंडित कहाँ पे है। इसलिए मतलब कि उससे हमें एक थोड़ा सा मतलब पॉइंट मिल गया। कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी मांग रही है कि सरकार कश्मीर घाटी में उनकी सुरक्षित वापसी के लिए ठोस कदम उठाए। सरकार की ओर से इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को अब कश्मीर घाटी में वापसी का भरोसा है। जो 370 के बाद तो बहुत सारी चीज़ें जो हुई है, ये नहीं हम कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो स्थिति हमारे वहाँ एम्प्लॉयों की है वो बहुत बदल गई है। मतलब उनको प्रमोशन का नहीं था, उनको मतलब पोस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दूसरे से डिस्ट्रिक्ट नहीं जाते थे, उसमें बहुत, और जो मतलब 2019 में था वो आज नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल उससे और अच्छा होगा, मगर साथ में हम चाहते जो हमारी वो घर वापसी है वो हमें मतलब इज्जत और सम्मान के साथ वहाँ लिया जाए। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कश्मीरी पंडितों के विकास के लिए योजनाओं का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें ये भी भरोसा दिलाया गया है कि जब तक वो कश्मीरी घाटी में अपने घरों में नहीं चले जाते, उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नारी शक्ति सशक्त है, संकल्पित है, इन शब्दों को आकांक्षा ने सार्थक किया है। भूमिगत खदान में पदस्थापित होने वाली कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा आज लोगों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। कहते हैं कि खनन की दुनिया पुरुषों द्वारा चलती है, लेकिन आकांक्षा कुमारी से गलत साबित करती हैं। 2021 में आकांक्षा कुमारी ने कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनने का गौरव हासिल किया। हजारीबाग की रहने वाली BIT सिंदरी से स्नातक आकांक्षा उत्तरी करणपुरा में चूरी भूमिगत खदानों में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती हैं। कोल इंडस्ट्री है ही ऐसा, हर दिन चुनौती है, पर कहते हैं ना, अगर एग्जाम्पल दे आपको कि गाड़ी चलाएंगे तो भी चुनौती है, क्योंकि सबका एक सिस्टम है। अगर उस SOP को फॉलो नहीं करेंगे, उस सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो बना है हर चीज का, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वही चुनौती बड़ी चुनौती में बदल सकती है। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान रखते हुए काम करते हैं कि वो दिन आए ही नहीं कि एक छोटी सी चीज बड़ी चीजें कन्वर्ट हो जाए। आकांक्षा के काम को उसके वरिष्ठों से प्रशंसा मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोयले का उत्पादन रिकॉर्ड 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। CCL हेडक्वार्टर वाले जो अधिकारी हैं उनको भी आश्चर्य हुआ, और फिर जब जीत की तो उनका अपॉइंटमेंट चूरी अंडरग्राउंड में हुआ। और आप जानकर
हम लोगों को भी खुशी हुआ कि इतनी हिम्मत वाली लड़की अंडरग्राउंड में काम करने के लिए आई है। आकांक्षा भूमिगत खदानों में वेंटिलेशन विभाग से जुड़ी है और सुरक्षा और बचाव प्रोटोकॉल की भी देखरेख करती हैं। इस कठिन काम में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आकांक्षा ने और दूसरी महिलाओं के लिए भी रास्ता बनाया है। इसी कड़ी में 2 महिला खनन इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में चूरी माइंस में शामिल हुई हैं। दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया है। गेट का परीक्षा क्लियर करके हमने ज्वाइन किया था। हमें पता चला था कि आकांक्षा मैम जो यहाँ पहली अंडरग्राउंड में पोस्टेड माइनिंग इंजीनियर है वो भी यहाँ है, तो हमने भी सोचा कि हम भी चलते हैं। इंस्पिरेशन खींच रहा है। जी जी मैम, मोटिवेशन थी यहाँ सेंट्रल कोल फील्ड चुनने की। आकांक्षा कुमारी बाधाओं को तोड़ रही है और एक सच्ची ट्रेल ब्लेजर के रूप में काम कर रही है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।